अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आईनी तरमीम की कामयाबी के बाद आज शाम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट पर पहला हमला होने जा रहा है। इस हमले के नतीजे में क्या नताइज आएंगे बाहर, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और इस हमले से पहले अली अमीन गंडापुर ने जिहाद का ऐलान कर दिया, ज़ैन कुरैशी की गद्दारी, हक़ाइक़ क्या हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आइन के आर्टिकल 175A की शिक 3B के तहत नोटिफाई करदा खसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक इन कैमरा इजलास मंगल यानी कि आज शाम 4 बजे आइन कमरा पार्लियामेंट हाउस में होगा। अब ये जो इजलास है, इस इजलास ने चीफ जस्टिस की नामजदगी के हवाले से फ़ैसला करना है। अब पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। पूरा पाकिस्तान इसका जवाब जानना चाहता है। हुकूमत ने इस आइनी तरमीम के लिए जो कुछ किया वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। कौम का एक एक अरब रुपया एक एक लोटे को दिया गया। बाज़ जगहों पर बाज़ सेनेटर्स को उठा के उनके बच्चों पे तशद्दुद किया गया और इस आइनी तरमीम को कामयाब करवाया गया। शुरुआत हुई थी बहुत सारे मुतालबात से। आइनी तरमीम के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स थी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से थी, जजेस की उम्र बढ़ाना था। लेकिन बहुत सारे मुसवदे डिस्कस होने के बाद, पीटीआई की मुज़ाहमत के बाद, मौलाना के अड़ जाने के बाद बात यहाँ पे पहुँची कि इस आइनी तरमीम में साफ़ माहौल फराहम किया जाएगा। रबा के हवाले से कानून बनाया गया, जो कि अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि वो उन्होंने किया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आज इस्लामाबाद आए, उनका शुक्रिया अदा किया कि सूद के हवाले से जो कानून इसके अंदर आया 2028 तक गालबन बंद किया गया। तो ये चीज़ें, और एक अहम चीज़ जो इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान एक जंग जो चल रही है उसके बीच में अहम थी, वो ये थी कि चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है, जो कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी। और इसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई इमरान खान की तरफ से और कारकुनान की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से खातर ख्वाह नहीं हुई। उनकी तरफ से बहुत सारी सुस्तियाँ थी, जिस वजह से ये आइनी तरमीम हुई है। बहरहाल अब हुकूमत के पास ये इख्तियार आ चुका है कि पार्लिमानी कमेटी बना करके उसमें ये फैसला करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अब अदालत के हालात कुछ ऐसे हैं कि काजी फाइज ईसा जैसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में ना कोई था, ना कोई पाकिस्तान के आने वाले किसी अहद में हो सकता है कि इस तरह बियॉन्ड द बाउंड्री जा करके अखलाकियात, गैरत, हया, मजहब, आइन, कानून सब बुला करके ऐसी नंगी सपोर्ट जो इस काबिज रजीम को काजी फाइज ईसा ने दी है, ऐसी सपोर्ट कम से कम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद किसी एक जज से भी तवक्को नहीं की जा सकती। ये अलग बात है कि बाज़ जजेस हैं जो काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, लेकिन ये नंगी सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि उनमें से भी को दे सकता है। बहरहाल इस वक्त 3 मोस्ट सीनियर जजेस, याहिया अफरीदी साहब भी हैं, सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं मुनीब अख्तर साहब और तीसरे नंबर पर याहिया अफरीदी साहब, फिर उसके बाद इस तरह एक लिस्ट है। तो अब हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, पहले उसके अंदर कौन कौन से नाम हैं वो मैं आपके साथ शामिल कर दूँ। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, राजा परवेज़, अशरफ सैयद, नवीद कमर, राना अंसार, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा, सेनेटर फ़ारूक हमीद नाइक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर सैयद अली ज़फ़र, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। 13 लोगों की ये कमेटी है। इन 13 लोगों में पीटीआई के सिर्फ 3 लोग हैं। इसमें सेनेटर अली ज़फ़र है, इसमें हैं बैरिस्टर गौहर, इसके अंदर तीसरे हैं हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं। 10 लोग हुकूमती इत्तेहाद के इसके अंदर मौजूद हैं। एक इसके अंदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो JUIF के हैं, उन्होंने भी वोट दिया आइनी तरमीम के अंदर, तो ज़ाहिर है वो भी हुकूमती इत्तेहाद में ही हुए। वैसे तो वो अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन आइनी तरमीम में उन्होंने हुकूमत को वोट दिया। बहरहाल अब 13 और 3 का कहाँ मुकाबला, अक्सरियत कहाँ खड़ी है, यही आप देख लें। तो ये ऐन मुमकिन है कि अब तक की खबरों के मुताबिक जो मेरे तक इतलात पहुंची हैं, पीटीआई ने इसमें बैठने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर बैठेंगे भी तो चीफ जस्टिस का तो वही अक्सरियत जो फैसला करेगी। जाहिर सी बात है 10 एक तरफ और 3 एक तरफ है, मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज जो आज तक पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस बनते आए हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब, क्या वो बन पाएंगे या नहीं। अब मंसूर अली शाह पे एतराज़ क्या है हुकूमत को कि मंसूर अली शाह एक ऐसे जज हैं जो काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पे 100% नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पीटीआई के साथ मुखलिस हैं या पीटीआई के साथ उसकी कोई एफिलिएशन है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो पीटीआई के खिलाफ कोई महाज नहीं खोलेंगे जैसे काजी फाइज ईसा खोलते रहे हैं। ये कन्फर्म है कि इस फार्म 47 की जैली हुकूमत को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे जैसे काजी फाइज ईसा ने दिया है। इनके घिनौने, इनके संगीन जुराइम के ऊपर काला पर्दा नहीं डालेंगे जैसे काजी फाइज ईसा ने डाला था। तो ये बात यहाँ तक कन्फर्म है। उसके बाद जो दूसरे जज हैं मुनीब अख्तर साहब, उनके बारे में भी यही राय है जो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से है। याहिया अफरीदी साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन याद रखिए वो फाइज ईसा का अशर अशीर भी नहीं हो सकते, 5% भी नहीं, यानी कि 3% भी नहीं हो सकते जो काजी फाइज ईसा था। अब तक जो उनकी रेपुटेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सहाफ़ियों के मुताबिक, लॉयर्स के मुताबिक जिनसे मेरी बात होती है, वो यही कहते हैं कि किसी हद तक उनका झुकाव उस तरफ ज़रूर है,
या हुकूमत ज़रूर चाहेगी, हो सकता है कि उनको बना दिया जाए, लेकिन काजी फायज़ ईसा कोई भी नहीं बन सकता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस मौजूद हैं। इसके बाद कुछ और जजेस हैं जो ज़्यादा जो कबूल नज़र है इस वक्त हुकूमत के, तो उनमें से भी को याद रखिए, आइन के अंदर इस वक्त जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक कानूनी तौर पे कोई हर्ज नहीं है, हुकूमत ये पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस बना सकती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर, अगर ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस को छोड़ के पीछे से किसी को उठा करके बनाते हैं तो ये वो नंगा कारनामा होगा, ये वो गंदा कारनामा होगा जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे सियासत के भेंट चढ़ा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की लोंडी बना दिया जाएगा। ये अगर इस तरह का फैसला हुआ तो इस मुल्क के अंदर चंद गिने चुने जो इंसाफ के रखवाले बचे हैं, कुछ जजेस और कुछ वकला जो हैं, वो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारी दुनिया, इंटरनेशनल जस्टिस जो है इस वक्त दुनिया के अंदर कायम, पूरी दुनिया से उंगलियां उठने लगेंगी कि ये किस तरह का निज़ाम है कि हुकूमत अपनी मर्जी से किसी भी एक जूनियर आदमी को उठा करके चीफ जस्टिस बना देती है, अलबत्ता उसकी सामने लाइन के अंदर मोस्ट सीनियर जजेस मौजूद हैं, जैसा हमेशा से होता आया है। बहरहाल ये तरमीम अपने आप में एक मशकूक तरमीम है। जब भी रूल ऑफ लॉ का क़याम होगा इस मुल्क के अंदर तो याद रखिएगा ये रिवर्स की जाएगी। ये एक घिनौना कारनामा था इस हुकूमत का, वार था आइन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। तो बहरहाल अब देखते हैं, दूसरी तरफ ऐलान कर दिया गया, अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में खड़े होकर के लोगों को जिहाद का कहा है कि निकलो बाहर और जिहाद करो। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने तनकीद की है कि सोशल मीडिया पर बैठ के इनकलाब नहीं लाए जा सकते। अलबत्ता इनकलाब तो उस दिन आ गया था, आवाम भी पूरी आपके साथ थी, पाकिस्तान आपके साथ था। केपी हाउस आप चले गए थे, केपी हाउस जाकर भी इनकलाब नहीं आता, आप रुकते तो शायद आ जाता। बहरहाल उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि अगर किसी को जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा चीफ जस्टिस बनाया गया पाकिस्तान में तो फिर हम तैयार हैं, हम निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो उनकी बात होती है वो उन्होंने की। अब देखना यह है कि अगर ये हुकूमत वारदात डालती है, याद रखिए मेरे हिसाब से ये वारदात कोई इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर मैं देखूँ जिस तरह से नंगा खेल खेल रही है ये हुकूमत, इनको न इज़्ज़त की परवाह, इनको न आइन की परवाह, इनको न अखलाकियात की परवाह, इनको न कानून की परवाह नहीं है, इनको किसी रवायत की परवाह नहीं है। ये हर वो गंदा काम कर रहे हैं जो आप किसी नीच तरीन, गलीज तरीन आदमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनके किरदार को देखा जाए, इनके माजी को देखा जाए तो ये बिल्कुल 6 जजेस के पीछे जाकर भी किसी को उठा करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल देखते हैं, बड़ा अहम है ये कि आज किसको बनाया जाएगा यहाँ पर। दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा 4 दिन बाद रुखसत हो रहे हैं। मेरे जहन में वो हदीस आ रही थी जहाँ रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर पूरी उम्मत भी मिलकर तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे ना तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है, और अगर पूरी उम्मत मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है। इस काजी फायज़ ईसा को नफ़ा पहुँचाने के लिए ये निज़ाम कैसे नंगा हो चुका था पूरी दुनिया ने देखा है। इस काजी फायज़ ईसा ने अपने आप को नफ़ा पहुंचाने के लिए हर वो घिनौना काम किया, यानी कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आए, इन्होंने फैसला देकर बल्ला छीनकर सबसे बड़ी सियासी जमात से इस इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया। इस पाकिस्तान की आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, 4 करोड़ वोटर के हक के ऊपर डाका डाल दिया। फिर कैसे मखसूस नशिस्तों का ड्रामा रचाया गया, कैसे 17 नशिस्तों वालों को इक़्तिदार दिया गया। सिर्फ हर अमल के पीछे ये कोशिश थी कि किसी तरह मैं इस रजीम को इतना ताकतवर बना दूँ कि ये मज़ीद मेरे 3 साल बढ़ा दें। फिर उसके बाद आपने देखा कैसे पीटीआई की नशिस्तें छीन करके इस जाबिर इंसान ने हुकूमत को दी कि किसी तरह मैं इनके नंबर बढ़ा सकूं। फिर आपने देखा कि किस तरह 63A का फैसला काजी साहब ने दे करके ईवान में मंडियों को लीगल किया, ज़मीर फरोशी को लीगल किया, रिश्वत खोरी को लीगल किया। इस काजी फायज़ ईसा ने इजाज़त दी कि लोगों की बहनों बेटियों को उठा करके उन पर तशद्दुद करके तुम वोट ले सकते हो। याद रखना, पाकिस्तान में आने वाले जितनी भी दहाइयाँ गुजरेगी और जब जब ईवान के अंदर मंडी लगेगी, काजी फायज़ ईसा के अमाल नामे में गुनाह लिखे जाएंगे। जब भी कोई ईवान में खड़े होकर के रिश्वत लेगा या रिश्वत देगा, काजी फायज़ ईसा उसके अंदर हिस्सादार होगा। जब भी अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए मुखालिफिन की बहनों बेटियों को उठाया जाएगा, काजी फायज़ ईसा के अमाल नामे में वो गुनाह लिखा जाएगा। काजी फायज़ ईसा ने हर वो अमल किया अपने 3 साल बढ़ाने के लिए कि जो अमल पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई जज ना कर सका। 3 साल जीतने के लिए सारी ज़िंदगी हार गया है ये बददिमाग बदतरीन बूढ़ा, सारी ज़िंदगी हार गया 3 साल जीतने के लिए। 4 दिन बाद ये घर जा रहा है। तो वो बात जहन में लेकर के आए कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम, एक वो है जो तेरी चाहत है और एक वो है जो मेरी चाहत है। अगर तू करेगा वो जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो जो तेरी चाहत है, और अगर तू करेगा वो जो तेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। काजी फायज़ ईसा, होगा तो वही जो मेरे रब की चाहत है।
तुझसे जो बन पाता था तुमने करके देख लिया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी पे बैठा हुआ था ये शख्स, जस्टिस अदलिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के अंदर, और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग वजीर आजम हाउस से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के तमाम इदारे के सरबराहों के दफातर इसकी मुट्ठी के अंदर थे, इसके साथ बैठे हुए थे, मिल करके इसको तूल देना चाहते थे, इसके 3 साल बढ़ाना चाहते थे। लेकिन देखो पाकिस्तानियों, खुदा की निशानियां देखो, खुदा की कुदरत देखो, इसको नहीं दे सके हो। तो ये मेरे रब का कानून है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो किसी हद तक ताकत तो आपको ज़रूर देता है, लेकिन वो अपने बंदों के फैसले खुद करता है। इस दुनिया का मालिक वो है, तुम नहीं हो। जब तुम हद से ज़्यादा मुदाखलत करने लग जाते हो ना उसकी खुदाई में, तो फिर वो रस्सी खींच लेता है। काजी फायज़ ईसा बदतरीन घिनौने किरदार के साथ तारीख में हमेशा, तारीख के कूड़ादान में हमेशा पड़े रहेंगे, और जब भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाएगी तो काजी फायज़ ईसा बदतरीन जजेस के तौर पर याद रखे जाएंगे। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ज़ैन कुरैशी का मामला आपके सामने मुख्तसरन रख दूँ। ज़ैन कुरैशी ने रात गए वीडियो बनाई आईनी तरमीम के बाद, और उस वीडियो को भी मशकूक करार दिया जा रहा है इस वक्त। उस वीडियो को मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ अपडेट। उस वीडियो में ज़ैन कुरैशी ने रद्द कर दी ये तमाम इल्ज़ामात कि मैं नहीं था पार्लियामेंट के अंदर, मैं नहीं गया था, मैं खान के खिलाफ कभी वोट नहीं दे सकता, जस्टिफिकेशन दी उसने। वीडियो बनाई गई है iPhone 16 प्लस या 15, किसी भी ऐसे फ़ोन की जिसके अंदर सिनेमैटिक वीडियोज़ बनती हैं, पीछे ब्लर हो जाता है फ्रंट कैमरे से, तो उसके अंदर वो हाई डेफिनेशन की वीडियो थी। तो वो वीडियो छोटे छोटे टोटे करके व्हाट्सएप पर किसी को भेजी गई, क्योंकि आप 5-6 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेज सकते जो हाई क्वालिटी की वीडियो होती है। तो अब जिनको वो वीडियो भेजी गई, यानी कि आप अपलोड करो इस वीडियो को या इसमें कुछ एडिट करो, वो लोग तमाम वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग हैं, जहांगीर तरीन के करीब लोग हैं, नवाज शरीफ वगैरह के करीब हैं, फरहान विर्क नाम के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके अकाउंट से वो वीडियो अपलोड हो गई। यानी कि ज़ैन कुरैशी के अकाउंट से आधे घंटे बाद अपलोड हुई। उससे पहले उन लोगों के अकाउंट से वो वीडियो कैसे अपलोड हो गई जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के करीब हैं या जहांगीर तरीन या फिर नवाज शरीफ के करीब हैं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। यानी कि अगर आपने वीडियो बनाई तो किसी पीटीआई वाले को सेंड कर देते, अगर आप नहीं उसको अपलोड कर सकते थे या एडिट कर सकते थे, या आपके पास इंटरनेट नहीं था, तो वीडियो वहां से क्यों आई, उस रजीम की तरफ से क्यों आई? यानी कि आपके साथ वो लोग राब्ते में थे, पीटीआई के लोग आपसे राब्ते में नहीं थे। बहरहाल उन लोगों के साथ राब्ता अपने आप में एक मशकूक बात है। दूसरी तरफ मैंने जितना इन्वेस्टिगेट किया, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताऊंगा, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन और मेरी फाइंडिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, खबर नहीं बता रहा, मैं आपको अपनी फाइंडिंग बता रहा हूँ। मेरी फाइंडिंग ये थी, और ये तज्जिया नहीं है, ये मैं एनालिसिस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। यानी कि मेरी लोगों से बातचीत हुई, मालूमात मैंने ली, और मैं इस फाइंडिंग पे पहुँचा हूँ कि ये सारी गेम ज़ैन कुरैशी ने अकेले नहीं की, जबकि उसके वालिद शाह महमूद कुरैशी इसके अंदर शामिल थे। और कैसे शामिल थे कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को 2 बंदे दिए थे, यानी कि 2 लोग आपको आईनी तरमीम में वोट डालेंगे, एक औरंगज़ेब खिची और दूसरे इनके अपने कज़न ज़हूर कुरैशी साहब। इस्टेब्लिशमेंट को ये वादा किया कि हम अपनी तरफ से आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी, हमारा जो भतीजा है, भांजा है, वो आपको वोट देगा। यानी कि ये बैकडोर चैनल चला रहे थे, ये बैकडोर चैनल चला रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने लिए हालात ठीक करने के लिए। और आईनी तरमीम में इसने 2 बंदे दे दिए थे। लेकिन याद रखिए, मौलाना फजलुर रहमान कहाँ बैठते हैं ये किसी को पता नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान इस आईनी तरमीम से चंद घंटे पहले ये फैसला करते हैं कि मैं हुकूमत के साथ जाऊंगा। मौलाना को भी ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तब भी ये आईनी तरमीम हो जाएगी। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि हुकूमत के पास बंदे पूरे थे, लेकिन फिर भी बार बार बिलावल और ये सब मौलाना के पास इसलिए जा रहे थे कि वो मौलाना की मुखालफत नहीं मोल लेना चाहते थे। उनको ये पता था कि पीटीआई की क़यादत की तरह ये खामोश नहीं रहेगा, ये बंदा अगर हमने मुखालिफ खड़ा कर दिया तो ये कम से कम सड़कों पर निकलेगा, एहतजाज करेगा, इसके पास मदारस के बंदे होते हैं, स्ट्रीट पावर होती है इसकी, तो ये हमें नथ डाल देगा, हमें परेशान करेगा, तंग करेगा। इसलिए मौलाना को वो अपने साथ रखना चाहते थे। तो अब यहां पर मौलाना को जब रियलाइज हुआ कि मेरे बगैर भी तरमीम हो सकती है, तो मौलाना जो इस स्टेटस को के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो उनको भी लगा कि यहां पे मुखालफत से बेहतर है कि साथ बैठ जाया जाए। तो ऐन उस वक्त जब फैसला हुआ कि मौलाना के वोट वहां पर आ रहे हैं 8, तो फिर इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़ैन वगैरह की। लेकिन जब तक मौलाना का फैसला नहीं हुआ था तो स्टैब्लिशमेंट ने 2 लोग लेने के बाद ज़ैन कुरैशी से मज़ीद बंदे मांगे। तो ज़ैन कुरैशी के पास मज़ीद बंदा तो कोई नहीं था, लेकिन वो खुद तैयार हो गया कि ठीक है भाई, मैं कड़वा घूंट भर लूँगा अब्बा बचाने के लिए। तो अब अब्बे का जो सीन है वो ये है कि अगर आप कुर्बानियों का जिक्र करें, आपके जहन में ये आए कि एक लंबी जेल काटी, तो देखें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी एक ऐसी हालत के अंदर था कि वो तहरीक इंसाफ का नायब चेयरमैन था। ठीक है, वो ऐसी पोजीशन है जो किसी भी सियासी जमात के अंदर किसी भी शख्स के पास नहीं है, किसी भी शख्स के पास, यानी कि नवाज शरीफ के अलावा किसी भी दूसरे आदमी के पास नायब सदर की या नायब चेयरमैन की पोजीशन नहीं है। उसकी बेटी के पास है, उसके भाई के पास है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में जरदारी के बाद या तो बिलावल के पास या उसकी बहन के पास है, दूसरा कोई आदमी नायब नहीं बन सकता, उनका जानशीन नहीं बन सकता। तो पीटीआई के अंदर ये बंदा उस पोजीशन के ऊपर था कि खुदा ना करे खान साहब के बाद ये बंदा ही पार्टी का लीडर होना था। तो इसके लिए छोड़ना तहरीक इंसाफ को इतना आसान नहीं था। याद रखिए इस बात को कि एक बनी बनाई
27 साल की जद्दोजहद की हुई पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कैसे छोड़ सकता था ये आदमी। दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी कुछ भी ऐसा करता है कि जिससे तहरीक इंसाफ के कारकुनान नाराज़ होते हैं, खान के खिलाफ आकर के खड़ा होता है स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने आप को जेल से बचाने के लिए, इस तरह की चीज़ के लिए, तो फिर शाह महमूद कुरैशी की किसी दूसरी जमात में जगह भी नहीं है। वो कहाँ फिट आता है कि किसी पार्टी का नायब चेयरमैन आकर के दूसरी पार्टी में वही बिलावल और आसफा के नीचे बैठना या फिर मरियम के नीचे बैठना। तो उसको सूट करती थी ये मज़ामत और उसके लिए मजबूरी थी ये मज़ामत, जेल काटना वगैरह। लेकिन इनडोर जो मामलात चला रहे थे, जो लोगों की नज़रों के सामने नहीं आए थे, इस आइनी तरमीम की वजह से वो मंजर-ए-आम पर आ गए। अब इसके अंदर और बहुत से नाम ऐसे हैं, याद रखिए, और बहुत से नाम हैं ऐसे जो ज़ाती मफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी के मुखालिफिन है ना, सेनेट का चेयरमैन है यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके 4 बेटे इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर MNAs हैं। तो ये ज़हन कुरैशी साहब मामलात ठीक कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता है वही समझो में जाता है, तो हम भी अपने मामलात बेहतर बनाएं। मैंने अपनी आंखों से खुदा की कसम खा के आपको कह रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसे सहाफ़ी के साथ इसको बैठे देखा, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ देखा, जो शख्स जब भी आता है चैनल पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इमरान खान के खिलाफ मुगल्लज़ात बकता है। वो कभी भी इमरान खान के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं करता। एक ऐसे शख्स के साथ मैंने इसको खुद बैठा हुआ देखा इस्लामाबाद के क्रेश। इसके 2 गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर है, MP है, वो भी मेरे साथ मौजूद था जब हमने इसको वहाँ पर देखा। और ट्रस्ट मी कि जिस रूम के अंदर ये बैठे हुए थे, वहाँ पे 2-3 वेटर बाहर खड़े थे जो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे कि रिजर्व है सर, अंदर नहीं जा सकते। तो जो बंदा खान साहब को सुबह शाम 4 गालियाँ देता है हर प्रोग्राम के अंदर, आप उसके साथ बैठ कैसे सकते हो? तो बहरहाल ये चीज़ें हमें काफ़ी अरसे से, फिर किसी एहतजाज में ना आना, पीछे बैकफुट पे रहना और फिर अपने आप गायब हो जाना, 1 घंटे के लिए बीवी उठाई जाना, फिर मिल जाना, फिर आप 5 दिनों से PTI की किसी क़यादत के साथ राब्ते में नहीं हो। जैसे ही आईनी तरमीम होती है फौरी तौर पे आप वीडियो बना करके डाल रहे हो कि मैं तो नहीं हूँ वहाँ पे, अचानक से मंजर-ए-आम पे आप आ जाते हो। दूसरी तरफ ज़रका का वीडियो आया आज, इट वाज अ जोक कि मैं नहीं बिकी, मैंने नहीं पैसे लिए। रिजर्व सीट के अंदर बैठे हुए थे, अगर मौलाना ना आता तो ज़रका वोट डालती 100%। बिके हुए थे, पैसे लिए हुए थे इन्होंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल काफ़ी वीलॉग लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।